साथियों, आज से सामान्य विज्ञान का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको डेली क्लासेस मिलेगी और सामान्य विज्ञान के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उस वीडियो में रहेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, एमटीएस, जीडी या फिर कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये सीरीज आपको डेली देखना है। डेली ये क्लास आपको अब मिलेगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो साथियों, इस सीरीज की पहली क्लास जो है आज ही से शुरू करते हैं। चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर करना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। यानी फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें चोक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखो, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। याद रखना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। आपको बता दें, इस सीरीज में जितनी भी क्लासेस आएंगी सारी क्लासेस बिल्कुल सुपर फास्ट रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम कौन सा है। यानी भाई, दो विद्युत आवेशों के बीच किस नियम में बल लगता है। तो आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम जो होता है इसमें दो विद्युत आवेशों के बीच क्या लगता है, याद रखना, बल लगता है, फोर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। यानी रेड कलर और ब्लू कलर, इन दोनों जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर, इन दोनों रंगों को अगर एक साथ मिला दे तो भाई कौन सा रंग बन के आएगा। तो याद रखना, मेजेंटा। ठीक है, मेजेंटा, जिसको हम बोलते हैं मेजेंटा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजेंटा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इनमें से कौन सा यंत्र है जो समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो भाई पेरिस्कोप का राइट है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप। अगला है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश की गति को सर्वप्रथम मापा था ओले रोमर ने। आपको बताना है कि किस वर्ष में। ठीक है, किस वर्ष में पहली बार ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो देखो, करेक्ट है 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ और एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इसके अलावा एसएससी का एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, सीपीओ, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, तो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो देखिए, आवर्धक लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो भाई उत्तल लेंस को कहा जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी मानव के नेत्र के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, वास्तविक, उल्टा और छोटा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के ये चिकना पृष्ठ है, ठीक है, इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से टकरा कर ये वापस लौट गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये परिघटना क्या कहलाती है। देखो, करेक्ट आएगा परावर्तन। राइट है साथियों ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका, तो ये डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर इफेक्ट। अगला है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। देखिए, आपने पढ़ा है कि देखिए, वाष्प में जो है ना, वो वाष्प से अधिक जलन होती है क्योंकि वाष्प में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। लेकिन आपको बताना ये है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो देखो, याद रखना, करेक्ट आएगा 536 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है। देखिए, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा
जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, वह कहलाती है गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाती है। देखो, गर्मियों के दिनों में जो लोलक होता है ना, उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? अब देखिए, जलप्रपात जो होता है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान जो है ऊपर की अपेक्षा अधिक होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, ये मान लेते हैं कोई झरना है, ठीक है, यहाँ ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर में जो है ना ठंडा है, लेकिन जैसे ही पानी नीचे की ओर गिरता है, ये पानी जब नीचे पहुँचता है तो ये जो है ना क्या होता है भाई, ये पानी गर्म होता है, ठीक है, बिल्कुल अधिक होता है इसका तापमान नीचे वाला पानी का। क्यों? तो देखो, जो गिरता हुआ पानी होता है ना, जो पानी गिरता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण उस पानी का तापमान बढ़ जाता है। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो वह पत्थर कहाँ जाएगा? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, पत्थर स्पर्श रेखागत उड़ जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। देखो, सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है स्टील। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, स्टील यानी इस्पात। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गई है? देखो, करेक्ट आंसर होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जैसे ही देखो, पानी की सतह मान लेते हैं ये कुआं है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं ताकि आप ये क्वेश्चन कभी ना भूलो। ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं है और इधर से आप बाल्टी फेंक रहे हैं और यहाँ पानी के कुआं के अंदर जहाँ पानी है, यहाँ पानी है तो यहाँ पर बाल्टी है, ठीक है। और जैसे ही पानी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक तो आपको हल्की लगेगी, लेकिन जैसे ही पानी को छोड़ देगी ना बाल्टी, तो खींचोगे तो वो भारी लगेगा ना भाई। तो करेक्ट आएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे? तो देखिए, जो स्वचालित कलाई घड़ियाँ होती हैं उनको ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, ठीक है, जिसका पृथ्वी पर वेट है 60 केजी का, जब वो चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार घट जाता है, घटता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, उसका भार घट जाता है। अब ये भी आपको याद रखना है कि कितना घटेगा। मान लेते हैं कि पृथ्वी पर 60 केजी है और चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या होगा, उसका 1/6 कम हो जाएगा, यानी 60 केजी अगर पृथ्वी पर है तो इसका 1/6 कर दीजिए, 6 10 60 यानी 10 केजी, यानी जो 60 केजी है पृथ्वी पर वो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 10 केजी का हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? देखो, दलदली सड़क जहाँ होती है वहाँ पर घर्षण की कमी होती है, इस कारण हम फिसल जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो भाई ये न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखिएगा, ल्यूमेन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिए ये ज्योति फलस्क का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो भाई वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह अपरूप कहलाता है, यानी अपरूपता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है? तो याद रखिए कार्बन। अगला क्वेश्चन है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो भाई पानी होता है H2O, ठीक है। और यही H2 यानी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन के जगह पर अगर D2O यानी ड्यूटेरियम को अगर मिला दें तो ये भारी पानी बन जाता है। भारी पानी का सूत्र D2O होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये जो ड्यूटेरियम है ये क्या है? ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, यानी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। तो करेक्ट आएगा हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक उसमें जो होता है, इस कारण वो भारी पानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पोटासियम परमैंगनेट जल को क्या बना देता है? देखिए पोटासियम परमैंगनेट जो होता है ये जल को कीटाणुनाशक बना देता है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए जो खाना पकाने का तेल होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? याद रखना हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। देखिए बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों याद रखना बॉक्साइड जो कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है और इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट एल्यूमिना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो भाई देखो इनमें से वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? याद रखना एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। मान लेते हैं किसी गैस का अणुभार जो है ना, ठीक है, देखिए मान लेते हैं किसी गैस का वाष्प घनत्व 20 दिया हुआ है तो उसका अणुभार कितना होगा? तो इसका 2 गुना होगा यानी 40 होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए करेक्ट आएगा गैसों का विसरण। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो भाई रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन उपधातु है? अब देखिए उपधातु जिसको मेटलॉइड बोलते हैं आप अंग्रेजी में, उपधातु किसको बोलते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु बोलते हैं। फिर से, जिसमें धातु और उपधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु बोलते हैं। जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, इन सभी में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसीलिए इन सभी को उपधातु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? वैसे मैक्सिमम सभी लगभग धातुएं जो होती है वो विद्युत का सुचालक होती हैं, लेकिन कौन सी धातु है इनमें से जो कुचालक है विद्युत का? तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेड, कांच। कांच जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? देखिए नींबू में जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? अब देखो पौधों में माफ करना, पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं, चलो पशु छोड़ दो, मनुष्य, हम भी प्राणी हैं, पशु भी प्राणी है, ठीक है। तो हम मनुष्यों में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। पशुओं में भी रक्त होता है, मनुष्य में भी रक्त होता है। तो रक्त, पशुओं का रक्त भी लाल होता है, मनुष्य के रक्त का भी लाल होता है। तो भाई हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। उस प्रकार पौधों में क्या होता है? पौधों का रंग हरा होता है। तो हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी जिस प्रकार जीव में रक्त का रंग लाल होता है उसी प्रकार पौधों में पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृदा द्वारा, मृदा यानी मिट्टी, देखिए मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो भाई मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है केशिका क्रिया, जिसको कैपिलरी क्रिया भी बोलते हैं या केशिकीय क्रिया भी बोलते हैं, याद रखना। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो देखिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि को मापने के लिए करते हैं। अगला है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन है ना, देखिए जिब्रेलिन जो है ये एक पादप वृद्धि हार्मोन है जो कि किससे निकाला जाता है? तो कवक से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? देखिए इनमें से कौन सा एक नेचुरल यानी प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन, याद रखना।
अगला है ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो भाई ऑक्सिन की बात करें तो इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, बिल्कुल सही है। यह पत्तियों का विलगन यानी पत्तियों को झड़ने से रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतराव को नष्ट कर देता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन से संबंधित ये सभी कथन सही है। एटीपी से क्या तात्पर्य है? साइंस में एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है तेल बीजों वाली फसलें किससे संबंधित है? जिन बीजों से तेल निकाला जाता है वो फसल किस समूह के अंतर्गत आते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्रूसीफेरी समूह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए मूंगफली का वानस्पतिक नाम होता है एरिकस हाइपोजिया, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो भाई अंकुरन के लिए जो है ना प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? यानी लीची फल जो हम खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो याद रखना एरिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। विषाणु माने जाते हैं क्या? विषाणु यानी वायरस, तो वायरस को क्या माना जाता है? देखिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने, जो कि रूस के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है ना तंबाकू के मोजेक रोग में सबसे पहले वायरस को खोजा था, तंबाकू के मोजेक रोग में, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए लेंज का जो नियम है यह साथियों ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? याद रखना 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो भाई यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा होता है। आगे देखिए यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? याद रखना अतिचालक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? तो भाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो देखिए फ्यूज जो है ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किससे? तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है वो किससे होता है? तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड से, राइट है ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो भाई क्या करेंगे? कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे। चलिए वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो याद रखना वस्तुओं का जो आवेशन है वो न्यूट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट अयस्क है किसका? तो देखिए हेमेटाइट जो है ये आयरन का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो देखिए इनमें से एक नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट विथ 10H2O, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो एक पिकोग्राम का मान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए एक पिकोग्राम का मान होता है 10⁻12 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है कशेरुक रज्जु में, याद रखिए। नेक्स्ट है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो साथियों कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो भाई कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रकाश का प्रथम भारत का माफ करना निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? देखो करेक्ट आएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? तो लाल कांच को अगर अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह किस प्रकार दिखाई देता है? याद रखिए हरा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी हरा। जार्विक सेवन ये क्या है? तो साथियों जार्विक सेवन जो है ये कृत्रिम हृदय है, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम हृदय। सभी गैसें आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम कितना होता है?
तो याद रखना, जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस होता है तो सभी गैसें आयतन प्राप्त करती है। अब देखिए ये जो -273 डिग्री है ये क्या है, तो इसको हम परम शून्य ताप बोलते हैं, परम शून्य ताप। इसका अर्थ क्या होता है परम शून्य ताप का, कि इससे कम तापमान नहीं हो सकता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है। तो याद रखिए टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण जो है वो किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोइथिलीन यौगिक के बहुलीकरण द्वारा। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मोलास्का समुदाय के जो जंतु होते हैं उनके कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अंतिम क्वेश्चन है, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। यार देखो द्रव्यमान संख्या यानी भार समान है, और भार समान है यानी समभारिक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी समभारिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो साथियों इसी तरह से डेली आपको क्लासेस मिलेंगी साइंस की, उनको आप जरूर देखना, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे। वीडियो को एक लाइक करना, क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह के क्लासेस में डेली आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।